जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट नंबर 10 में दिए गए विभिन्न संस्थानों के बारे में। यूनिट नंबर 10 में कुछ संवैधानिक संस्थान है, कुछ सांविधिक संस्थान है, लेकिन इनसे एग्जाम में MPPSC प्रीलिम्स में कम से कम 10 से 12 प्रश्न जरूर आते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो यूनिट नंबर 10 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसीलिए हम इसको लेकर एक अलग से स्पेशल लेक्चर श्रृंखला चला रहे हैं। इस लेक्चर श्रृंखला का आज का हमारा ये लगातार 14वां नंबर का लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। इसके पहले लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और मुझे आशा है कि वो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ उसी प्रकार का उससे बेहतर डिस्कशन आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। बस आप लोगों को इस लेक्चर सीरीज को देखते समय सिर्फ एक काम करना होता है, वो ये कि आप इसको बेहतर सुने। दूसरी बात कि कॉपी पेन लेकर बैठे, जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाता है उसको नोट करते जाएं ताकि एग्जाम से पहले वो नोट्स आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर शुरू से अंत तक इस लेक्चर को देखिएगा। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और आज के इस लेक्चर में आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है। दोस्तों याद रखिएगा, अनुसूचित जाति आयोग का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 338 से है। हालांकि भारतीय संविधान की हम बात करें तो वो संविधान, मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दी गई थी। आगे अगले प्रश्न में मैं इससे संबंधित डिटेल को डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम सिर्फ इतना देखते हैं कि आयोग की व्यवस्था क्या है। तो अनुच्छेद 338 जो है इसका संबंध अनुसूचित जाति आयोग से है और अनुच्छेद 338 के क्लॉज 1 के तहत अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाता है। जब हम इस आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो ये एक संवैधानिक आयोग है। और संवैधानिक आयोग क्यों है ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा अगर आप हमारे लेक्चर्स लगातार देख रहे हैं। तो संवैधानिक आयोग है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत इसका प्रावधान है, मतलब संविधान के किसी अनुच्छेद में लिखा है, संविधान में वर्णित है, इसीलिए एक संवैधानिक है। अगर संविधान में नहीं लिखा होता और संसद द्वारा कानून पास करके इसको बनाया जाता तो यह सांविधिक हो जाता। तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 338 में इसके बारे में प्रावधान है। दैट मीन्स कि ये एक संवैधानिक आयोग है। और ये भी याद रखिएगा कि ये आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है। अब बहुसदस्यीय आयोग होने का भी मतलब आप लोगों को पता होगा कि इसमें एक से ज्यादा सदस्य हैं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें दोस्तों, तो वो भी देखिए कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष के अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष को छोड़ दें तो इसके अलावा 3 अन्य सदस्य होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों को मिलाकर जो है वो ऐसी आयोग स्थापित होता है। यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, इन सभी की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। मतलब भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण हो, इनकी पदावधि का निर्धारण हो, वो भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही की जाती है। और इनकी जो सेवा शर्तें की बात करें उसमें वेतन इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भारत सरकार के सचिव के समान इन्हें दिया जाता है। दूसरी बात, अगर हम इनकी पदावधि की बात करें दोस्तों, तो पदावधि जो है वो 3 वर्ष निर्धारित की गई है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब SC आयोग के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अपने पद पर कितने समय तक के लिए रहते हैं? 3 वर्ष तक के लिए रहते हैं। अब यहां समझिए कि नियुक्ति कौन कर रहा है? भारत के राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। तो नियुक्ति अगर भारत के राष्ट्रपति कर रहे हैं तो पद से हटाने का जो काम होगा वो भी भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा होगा। दूसरी बात, अगर ये अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष अपने पद से हटना चाहते हैं तो राष्ट्रपति जी को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से ये अपने पद से कभी भी हट सकते हैं। ये प्रावधान भी यहां पर किया गया है। अगर हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा 15 फरवरी को 2004 में इसका गठन किया गया और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो दिल्ली में है। तो एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया, तो आप लोगों का उत्तर होगा 15 फरवरी 2004 में
इसका मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा आप लोगों का दिल्ली में है। इसके अलावा दिल्ली में मुख्यालय है, परंतु इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय आपको दिखाई पड़ेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपने एसटी कमीशन पढ़ा, मैंने बताया था उसमें क्लियर कि उसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय थे, लेकिन एससी कमीशन के 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अलग अलग जोन के हिसाब से ये क्षेत्रीय कार्यालय को विभाजित किया गया है। आगे हम उनको देखने वाले हैं। 12 क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां पर स्थित है, मुख्यालय कहां है? दिल्ली में है। अब एक चीज को और ध्यान रखना है कि 2004 से ही एससी और एसटी कमीशन को अलग किया गया है। अगर हम यह देखें तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, जिसके पास होने के बाद एसटी कमीशन अलग और एससी कमीशन अलग होने की व्यवस्था की, और 2004 में पहली बार एससी कमीशन अलग स्थापित हुआ और एसटी के लिए कमीशन अलग स्थापित हुआ था। यह ध्यान रखना है। तो यहां पर इस प्रश्न के अंतर्गत जो चीजें पूछी थी वो तो हम लोगों ने उत्तर देखा ही, लेकिन साथ साथ हमने इस आयोग की कई इंपॉर्टेंट बातों को भी यहां पर समझा है, और मुझे उम्मीद है कि आपने उनको नोट भी कर लिया होगा। क्लियर? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? 338 से है। यह ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई? तो उत्तर है आपका दोस्तों 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह सिफारिश की गई। अब जरा हम समझते हैं इस आयोग की पृष्ठभूमि को। मैंने पहले ही कहा कि हम अगर मूल संविधान की बात करें दोस्तों, तो मूल संविधान जो है वो आपका आता है 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारत को एक हम बोल सकते हैं कि गणतंत्रात्मक देश के तौर पर स्थापित हुआ। अब यहां पर समझिए कि 26 जनवरी 1950 को जो मूल संविधान आया था उसमें ना तो एसटी ना एससी इन आयोग के बारे में बात नहीं की गई थी। तो क्या था? अनुच्छेद नंबर 338 जो है दोस्तों, इसमें क्या व्यवस्था की गई थी? अनुच्छेद नंबर 338 में व्यवस्था की गई थी कि जो विशेष वर्ग हैं, याद रखिएगा क्या बोला गया था कि जो विशेष वर्ग हैं, कुछ वर्गों के लिए राष्ट्रपति जी जो होंगे, कौन? राष्ट्रपति जी जो होंगे वो विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। समझिएगा कि 65वें संशोधन के पहले की व्यवस्था, 65वां संशोधन कब आया? 1990 में। इसके पहले की व्यवस्था क्या थी कि अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रपति जी विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, जो संविधान में एसटी एससी के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, अधिकार दिए गए हैं, उनके संरक्षण का काम करेगा। और इस विशेष अधिकारी को क्या कहा जाता था? इस विशेष नियुक्त अधिकारी को कहा जाता था अनुसूचित जनजाति। याद रखिए, अनुसूचित जाति व जनजाति आयुक्त। मतलब ये कि 1990 में 65वें संविधान संशोधन से पहले तक भारत के संविधान में जो व्यवस्था थी अनुच्छेद 338 में वो व्यवस्था थी अनुसूचित जाति व जनजाति आयुक्त की, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता था एसटी एससी के लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। कहीं ना कहीं ये व्यवस्था थी। लेकिन 65वां संशोधन हुआ 1990 में, जिसके बाद एसटी एससी के लिए एक कमीशन स्थापित करने की बात की गई, और कहीं ना कहीं ये विशेष अधिकारी की जगह पर एक बहुसदस्यीय आयोग का प्रावधान किया गया। मतलब बहुसदस्यीय आयोग एसटी एससी के लिए पहली बार कब प्रावधान किया गया? तो 65वें संशोधन 1990 के माध्यम से किया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी के बाद से आयोग की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, और ये व्यवस्था जो है 2003 तक हमने देखी। 2003 में आया 89th संविधान संशोधन अधिनियम, और 89th संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में संशोधन जो हुआ, एसटी आयोग अलग कर दिया गया, एससी आयोग अलग कर दिया गया। एससी आयोग के लिए क्या कर दिया गया? अनुच्छेद 338, और एसटी आयोग के लिए कर दिया गया अनुच्छेद 338A। मतलब इस संशोधन के माध्यम से 338A नया एक अनुच्छेद जोड़कर एसटी आयोग
अलग से व्यवस्था कर दी गई थी। तो यहां पर आपका प्रश्न क्या था दोस्तों? प्रश्न था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की प्रावधान किया गया था? तो याद रखेंगे 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के माध्यम से ये किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक पृथक किया गया था? तो अभी मैंने बताया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये लेकर आए थे, जिसके माध्यम से दोनों आयोगों को अलग अलग किया गया और 2004 में सेपरेटली ये स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैंने प्रारंभ में ही बताया आप लोगों को क्या कि अनुसूचित जाति आयोग जो है इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार जो है वो किसका है? तो याद रखेंगे वो राष्ट्रपति जी के पास होता है। नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति जी का है, त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को संबोधित देते हैं और हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। यह समझिए कि भारतीय संविधान में अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो अधिकार है वो 338(2) के तहत हम देखें तो वहां पर संरचना की बात की गई है। 338(2) जो है वो संरचना की बात करता है और इसमें कहा गया है एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे, ये बात की गई। ठीक है, और इसके अलावा इनकी पदावधि का निर्धारण भी किसको बोला गया है? राष्ट्रपति जी को। तो उन्होंने कहा है कि पदावधि क्या होगी? 3 वर्ष की निर्धारित होगी। अगर हम नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल 338 का क्लॉज 3 जो है वो ये कहता है कि अध्यक्ष की, सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। मतलब कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का जो राइट है वो किसको दिया गया? अनुच्छेद 338(3) के तहत राष्ट्रपति जी को दिया गया है। वेतन भत्तों का निर्धारण करने का दायित्व भी राष्ट्रपति का है और निर्धारित क्या किया गया है कि भारत सरकार के सचिव के समान इनको वेतन दिया जाएगा। और कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बराबर है। यहां एक और चीज कि जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो एससी का ही हो सकता है। मतलब कि अगर किसी को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाएंगे तो वह अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए। अनुसूचित जाति से बाहर के किसी व्यक्ति को सदस्य नहीं बना सकते। दूसरी बात कि जो अध्यक्ष होगा अनुसूचित जाति आयोग का उसको केंद्रीय सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। जो उपाध्यक्ष होगा उसको केंद्रीय सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। जो अन्य सदस्य होंगे इन्हें भारत सचिव के समान दर्जा प्राप्त होगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का है। मान लीजिए कि कार्यकाल इनका समाप्त हो गया। अब कार्यकाल समाप्त हो गया तो क्या इनकी पुनः नियुक्ति होगी? तो अगर हम पुनः नियुक्ति की बात करेंगे तो यस हो सकती है। मतलब कि पुनः नियुक्ति संभव है, लेकिन कितने बार? सिर्फ 2 बार ही पुनः नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बरोबर दोस्तों। तो ये इनके कार्यकाल की बात हो गई, पुनः नियुक्ति की बात हो गई, संरचना की बात हो गई। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत? 338(3) के तहत नियुक्ति की बात की गई है राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? दोस्तों यहाँ पर आपको प्रतिवेदन को लेकर डिटेल में समझना पड़ेगी चीजें, क्योंकि प्रतिवेदन को लेकर 2-3 बातें हैं। एक तो प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिया जाएगा, दूसरी बात राष्ट्रपति जी का कर्तव्य होगा कि उस प्रतिवेदन को संसद में रखवाएं। तीसरी बात, अगर उस प्रतिवेदन का कोई भाग, उस रिपोर्ट का कोई भाग किसी राज्य से संबंधित है तो राष्ट्रपति जी उस भाग को संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास भेजते हैं और राज्यपाल उसे विधानमंडल में चर्चा के लिए रखवाता है। ये तीनों चीजें 3 अलग अलग अनुच्छेद के तहत होती है। तीनों को क्रमशः समझते हैं। अनुच्छेद आप लोगों को नोट कर लेना है और उसको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रतिवेदन भेजेंगे, तो वो भी याद होना चाहिए। राष्ट्रपति जी किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रतिवेदन को रखवाएंगे, वो भी याद होना चाहिए। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा एससी कमीशन, वो भी याद होना चाहिए। तीनों के तीनों आर्टिकल याद होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देंगे कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 338(5) का सब क्लॉज घ। इस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष
जो होंगे, अनुसूचित जाति आयोग जो होगा वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो होगा वो किसको देगा? राष्ट्रपति को। कौन से आर्टिकल के तहत? इस 338 क्लॉज 5 सब क्लॉज घ या डी के तहत देता है। अब बात आई कि राष्ट्रपति जिसको कहां रखवाएंगे? संसद में रखवाएंगे। राष्ट्रपति जिसको कहां रखवाएंगे? संसद में रखवाएंगे। संसद के दोनों सदनों में। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 338 का क्लॉज 6। आर्टिकल नंबर 338 का क्लॉज 6 कहता है कि जो प्रतिवेदन एसटी राष्ट्रपति जी को देता है वो प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं। और उसके बाद अगर किसी राज्य से संबंधित है, प्रतिवेदन का कोई भाग किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर याद रख लीजिए, लिख लीजिए। 338 का क्लॉज 7 कहता है, 338 का क्लॉज 7 क्या कहता है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति जी वो प्रतिवेदन भेजेंगे और वो राज्य का राज्यपाल उस प्रतिवेदन को विधानसभा जो होगी, राज्य का विधानमंडल जो होगा उसके पटल पर रखवाएगा। ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्रतिवेदन वार्षिक बोला गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय से पहले भी प्रतिवेदन देने की जरूरत पड़ सकती है, तो वार्षिक प्रतिवेदन तो देना ही है, परंतु अगर जरूरत पड़ रही तो समय से पहले भी प्रतिवेदन दिया जा सकता है। लेकिन प्रोसेस यही फॉलो करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति जी को देंगे, अनुच्छेद 338 क्लॉज 5 सब क्लॉज डी। अगर राष्ट्रपति जी को दिया है तो वो संसद में रखवाएंगे, आर्टिकल 338 क्लॉज 6। अगर वो किसी राज्य के राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल को राष्ट्रपति जी भेजेंगे, अनुच्छेद 338 का क्लॉज 7। तीनों के तीनों अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए प्रतिवेदन के संबंध में, ठीक है? वार्षिक प्रतिवेदन के संबंध। किसका वार्षिक प्रतिवेदन? एससी आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की हम लोगों ने बात की, ठीक है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अन्य के समान शक्तियां रखता है? देखिए, अगर हम देखें तो 2003 में 89वां संशोधन आया। इस संशोधन के बाद क्या गया? एससी और एसटी आयोग को अलग कर दिया गया और 2004 में ये अलग से स्थापित भी हुए। अगर हम इस संशोधन के पहले की बात करें तो ये एक ही थे, मतलब एक ही साथ थे, एक ही आयोग थे। एससी और एसटी आयोग उसे कहा जाता था। इसका मतलब अगर दोनों एक थे तो दोनों के कार्य लगभग समान होंगे। एससी एससी के लिए काम करता और एसटी एससी के लिए काम करता, काम तो सेम ही थे, बस क्षेत्र बदल जाता था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें एससी आयोग किसकी शक्तियों के समान करता है तो अनुसूचित जनजाति आयोग के समान कहीं ना कहीं इसके काम रहे। और कौन से? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर हम बात करें तो यहां पर 5 आएगा, 338 का क्लॉज 5। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अन्य आयोग के समान शक्तियां धारण करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के भांति शक्तियां धारण करता है, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं? भारत सरकार के सचिव के समान होते हैं और ये निर्धारण अनुच्छेद 338 का क्लॉज 2 करता है, क्योंकि यहां पर सीधा कहा गया है सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। पदावधि का निर्धारण कौन करेगा? ये भी राष्ट्रपति जी करेंगे। और क्या निर्धारित किया गया है? भारत सरकार के सचिव के समान होगा। पदावधि कितनी होगी? 3 वर्ष की होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा, अनुच्छेद 338 क्लॉज 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को दर्जा प्राप्त होता है? पहले ही बताया कौन सा दर्जा प्राप्त होता है। भाई पहले अनुमान लगाया करो, जब पहले कोई चीज बता दी गई है और वैसा ही प्रश्न आगे आया है, उत्तर पता है तो अनुमान लगाइए, तुरंत उत्तर बताइए, तुरंत उत्तर लिखिए, कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय स्तर के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बन सकता है कौन? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बन सकता है वही व्यक्ति बन सकता है जो अनुसूचित जाति का सदस्य है। ओबीसी का व्यक्ति नहीं बन सकता, एसटी का व्यक्ति नहीं बन सकता, जनरल का व्यक्ति नहीं बन सकता। अगर आप एससी में हैं तभी आप एससी आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। और साथ ही साथ सामाजिक राजनीतिक तौर पर एक कार्यकर्ता में आपकी छवि भी होना चाहिए, तभी आपको बनाया जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11,
कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संविधान के किस भाग में वर्णन है। याद रखिएगा, जब हम भाग 16 की बात करते हैं तो भाग 16 में लिखा है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जब बोलते हैं तो इसमें एससी भी आ जाता है और एसटी भी आ जाता है, तो भाग 16 इनसे संबंधित है, ये याद रखिएगा। अगर हम अनुच्छेद 338, 338 ए को देखते हैं तो ये भाग 16 के अंतर्गत है। भाग 14 में क्या है? भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्य के अधीन सेवा का मतलब यह है, हमने पढ़ा है यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवाएं, ये सब के सब जो है भाग 14 से हैं। और भाग 14 जो है इसमें एक और जोड़ा गया है अधिकरण। अधिकरण जो है वो भाग 14 क है, जिसमें लोक सेवकों के विवाद को निपटारे के लिए अधिकरण की व्यवस्था की गई है। ये नया भाग जोड़ा गया है भाग 14 का। भाग 15 की बात करूं तो भाग 15 सीधे सीधे किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन से संबंधित व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। भाग 17 का संबंध किससे है? भाग 17 का संबंध है भाषा से है। तो भाग 17 भाषा, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 15 निर्वाचन, भाग 14 संघ राज्य के अधीन सेवाओं की बात करता है। तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग संविधान के किस भाग में है? भाग 16 में दिए गए हैं। इस प्रकार से आपको चीजें याद होना चाहिए। ये चीजें जब आप एक्स्ट्रा याद करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अपनी प्रक्रिया, जो काम करने का तरीका, वो खुद डिसाइड करेगा, अधिकारी खुद डिसाइड करेगा किस किसको लेना किसको नहीं लेना। ये बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338(4) में है। 338 क्लॉज 4 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कर्तव्यों का वर्णन है? तो कार्य या कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 क्लॉज 5 में है, जो कि अनुसूचित जाति आयोग से कुछ कुछ मेल खाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां दी गई हैं? सिविल न्यायालय के समान शक्ति हैं, किसी को भी समन भेज सकता है, कोई रिपोर्ट बुला सकता है, किसी को जांच के लिए उपस्थित होने के लिए पूछ सकता है। ये सारी शक्तियां सिविल न्यायालय से संबंधित शक्तियां हैं जो कि अनुसूचित जाति आयोग को प्राप्त हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क्लॉज 8 के तहत ये व्यवस्था जो है वो अनुसूचित जाति आयोग के लिए है। निम्न में से कौन सा आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण व विधिक अधिकारों के संरक्षणों के संबंध में जांच करेगा और इसके संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो इसकी धारा अनुच्छेद नंबर 338 के क्लॉज 10 के तहत कहीं ना कहीं आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण व विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 के क्लॉज 10 के तहत यह व्यवस्था जो है वो की गई है, आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी उसी प्रकार कार्य करता है जैसे अनुसूचित जातियों के लिए करता है, किंतु उसे किस संशोधन के द्वारा उक्त कार्यों से मुक्त कर दिया गया? पहले ओबीसी के लिए भी इसी प्रकार के काम करता था, ओबीसी आयोग नहीं था, अब ओबीसी आयोग है, लेकिन 102वां संविधान संशोधन करके उसके ओबीसी के लिए जो काम करने की शक्ति उसको हटा दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों या उत्पीड़न के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर सकता है। याद रखिएगा, एससी कमीशन को यह अधिकार है कि अगर किसी भी रूप में अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है, कोई उत्पीड़न होता है, उसके लिए उसे किसी की शिकायत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, किसी की सूचना पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जैसे ही इसे लगता है कि यहां पर कुछ गलत हुआ है तो खुद से ही उस मामले को सुनने, देखने, जांच के अंतर्गत ले लेगा, स्वतः संज्ञान ले सकता है। अब
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को स्वतः संज्ञान की शक्ति प्रदान करता है? तो ध्यान रखिए अनुच्छेद नंबर 338(4) जो है ये इसकी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति की बात करता है और इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं आता है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति गलती से हो गया है, ये अनुसूचित जाति है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 338 के क्लॉज 4 के तहत जो इसकी अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करने की शक्ति, उसके तहत ही ये स्वतः संज्ञान की शक्ति भी मौजूद है इसके लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो वो मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश दूसरे राज्य के क्षेत्रीय कार्यालय की सीमा के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो एससी आयोग है, एससी आयोग जो है दोस्तों इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगर हम इन 12 क्षेत्रीय कार्यालयों के नामों को देखें तो देखिए पहला जो है, अगर मैं बात करूं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में है और अहमदाबाद कहां है? गुजरात। अगर मैं दूसरे की बात करूं दोस्तों तो दूसरा लखनऊ ले लीजिए, लखनऊ कहां है? यूपी में है। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो ले लीजिए पटना, पटना कहां है? बिहार में है। अगर हम चौथा देखें तो चौथा ले लीजिए कहां पर है? पुणे में, और पुणे कहां है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। पांचवे की अगर बात करें तो पांचवा ले लीजिए, ये कहां है? अगरतला में है, और अगरतला कहां है दोस्तों? त्रिपुरा में है। अगर हम छठे की बात करें तो ले लीजिए हैदराबाद, और हैदराबाद कहां है दोस्तों? तेलंगाना में। अगर हम सातवें की बात करें दोस्तों तो ले लीजिए कोलकाता, कोलकाता कहां है दोस्तों? तो कोलकाता है बंगाल में, तो ये बंगाल का हो गया। अगर हम सातवां ले लें दोस्तों तो याद करिए वो है, आठवां ले लें तो आठवां है आपका बेंगलुरु, बेंगलुरु कहां है दोस्तों? तो कर्नाटक में। अगर हम नौवां ले लें तो ले लीजिए कहां पर है वो? चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम 10वां लें तो 10वां याद रखिए ये कहां है? चेन्नई में। चेन्नई कहां है दोस्तों? तमिलनाडु में है, ठीक है। अगर हम 11वें की बात करें तो 11वां ले लीजिए कहां? गुवाहाटी में, और गुवाहाटी कहां है दोस्तों? असम में है। और अगर 12वें की बात करें तो ये कहां है? तिरुवनंतपुरम में है, और तिरुवनंतपुरम कहां है दोस्तों? केरल में है। तो 1 से लेके 12 तक ये 12 क्षेत्रीय कार्यालय अलग अलग शहर में, अलग अलग राज्य में विस्तृत हैं। किसके? एससी आयोग के। अब ये क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों ग्रुप में है, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात कर लेता हूं चेन्नई की, तो चेन्नई का तमिलनाडु में है क्षेत्रीय कार्यालय एससी का, तो पौंडीचेरी और उसके आसपास के इलाके जो होंगे वो चेन्नई वाले के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर मैं चंडीगढ़ की बात कर लूं तो देखिए यहाँ पर पंजाब हरियाणा नहीं दिया गया, तो पंजाब हरियाणा का जो इलाका है वो चंडीगढ़ एससी के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं किसकी? केरल की, तो यहाँ पे देखिए हमने लक्षद्वीप को नहीं लिखा है, तो केरल वाले के अंदर लक्षद्वीप और उसके आसपास का इलाका आ जाएगा। तो हर एक क्षेत्रीय कार्यालय जो है उसमें आसपास के वो राज्य और उनके क्षेत्र शामिल हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जोन में बांटा है। 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये 12 के 12 नाम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। और ना सिर्फ नोट करिएगा दोस्तों, इनको याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से अगर आ गया तो यहाँ पर मान लीजिए कि वो कोई दूसरा दे दे, है ना, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में असत्य कथन है, कौन सा बताना है। एक एक कथन को पढ़ते हैं, उस कथन को देखते हैं कि सही है कि गलत, जो गलत होगा उसको पहचानना है, क्योंकि असत्य कथन को पहचानना है। तो आयोग अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार या उत्पीड़न के मामले में स्वतः संज्ञान या कार्यवाही ले सकता है। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क्लॉज 4, क्या बोला था? अनुच्छेद 338 के क्लॉज 4 इसको कहीं ना कहीं अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति देता है और उसी के अंतर्गत उसकी स्वतः संज्ञान की व्यवस्था आती है। आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण व अन्य विधिक संरक्षण के संबंध में जांच करेगा। बिल्कुल
आर्टिकल 338 का क्लॉज 10 देख लेंगे तो वो आंग्ल भारतीय समुदाय के संरक्षण की बात करता है, ये भी सही है। आयोग को किसी भी मामले या शिकायत की जांच के लिए किसकी शक्ति है? सिविल न्यायालय के समान शक्ति है, तो हमने ये भी बात की है। मतलब एक भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। आयोग है गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय, देखिए ये गलत है। क्यों? क्योंकि गैर संवैधानिक कैसे हो गया? अनुच्छेद 338 के तहत तो इसकी व्यवस्था है, मतलब संविधान के अंदर लिखा है ना। अरे हमने देखा ना, लिखा है। अगर संविधान में लिखा है तो इसका मतलब क्या है? संवैधानिक संस्था है। और यहां पर क्या दे दिया? गैर संवैधानिक। भाई गैर संवैधानिक नहीं है, संविधान में क्लियर मेंशन है इसको लेकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? 4 लोग हैं, बूटा सिंह है, पीएल पुनिया है, सूरज भान है, कुंवर सिंह है। दोस्तों कुंवर सिंह नहीं रहे। एससी आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहे? कुंवर सिंह नहीं रहे। अगर हम बूटा सिंह की बात करें, 2007 से लेके 2010 तक बूटा सिंह थे। अगर पीएल पुनिया की बात करें, 2010 से 2013 तक पीएल पुनिया थे। अगर हम सूरज भान की बात करें, 2004 से 2006 तक सूरज भान थे। मतलब ये क्या थे? ये प्रथम थे। ठीक है, तो सूरज भान जी भी थे 2004 से 2006 तक, पीएल पुनिया भी थे 2010 से 2013 तक, बूटा सिंह भी थे 2007 से 2010 तक। इसका मतलब तीनों के तीनों थे, लेकिन कुंवर सिंह जी नहीं थे अध्यक्ष के तौर पर। ठीक, अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया थोड़ी देर पहले, सूरज भान 2004 से 2006 तक। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा विजय सांपला जी जो है वो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए इस चीज को समझना है। जब हमने अनुच्छेद 338 को देखा और अनुच्छेद 338 के क्लॉज 1 को देखा जिसके तहत राष्ट्रीय एससी आयोग की स्थापना की बात की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई, राज्य स्तर के आयोग की कोई बात नहीं की गई। राज्य स्तर की आयोग को लेकर सिर्फ यह है कि भाई संवैधानिक रूप से उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य चाहे तो अपने विधानमंडल से, अपने विधानसभा से कानून बनाइए और अपने यहां पर एससी आयोग बना सकते हो, संवैधानिक दर्जा नहीं। और इसका परिणाम देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1995 में एससी अधिनियम पारित किया, अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम। याद रखिए पूरा नाम लिख लेते हैं, अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम। कहां के लिए? मध्य प्रदेश के लिए। तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम कब आया? 1995 में। और इस अधिनियम के प्रभाव से ही 29 जून 1995 को मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? भोपाल में बनाया गया। लेकिन समझिए ये संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं, ये कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत है। विधानसभा में अधिनियम बनाकर 1995 में ये व्यवस्था की गई। इसका मतलब ये संवैधानिक आयोग नहीं है, ये एक सांविधिक आयोग है जो संविधान के आदर्शों के अनुरूप कानून के तहत बनाया गया है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। 29 जून 1995 को यह स्थापित किया गया। कहां पर इसका मुख्यालय है? भोपाल में है। अब चूंकि इसको कानून बनाकर पास किया गया है तो इसमें शक्तिमान कौन है? इसमें शक्तिमान है राज्य सरकार। याद रखिए शक्तिमान कौन है? राज्य सरकार। अगर यहां पर हम देखें तो नियुक्ति जो होगी अध्यक्ष और सदस्यों की वो कौन करेगी? राज्य सरकार। हटाएगी कौन? हटाएगा भी कौन? राज्य सरकार। त्यागपत्र भी किसके नाम पे दिया जाएगा? त्यागपत्र भी दिया जाएगा राज्य सरकार के नाम पर। सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन करेगा? सेवा शर्त का निर्धारण भी कौन करेगा? राज्य सरकार। इसका वार्षिक प्रतिवेदन होगा, रिपोर्ट होगा, वो प्रतिवेदन भी किसको दिया जाएगा? राज्य सरकार को दिया जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग में सभी शक्तियां किसको प्राप्त है? सभी शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राज्य सरकार यहाँ पर शक्तिशाली दिखाई पड़ती है। 1995 में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम पारित करके 29 जून 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का पदेन सदस्य होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा पदेन सदस्य उसको बोलते हैं जो पहले से किसी पोस्ट पर मौजूद है
और उस पोस्ट पे मौजूद रहते हुए किसी दूसरे पद पर भी वो काम करता है, उसको पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर कहते हैं। और मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग में अनुसूचित जाति विकास आयोग का जो आयुक्त होता है वो पदेन सदस्य के तौर पर काम करता है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, राज्य सरकार को देता है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है। और सेवा शर्तों कार्यकाल का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, वर्ष 1978 में की गई थी। इसको समझिए, गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय के तौर पर देखिए 65वां संशोधन जो है, 65वां संशोधन जो है वो आपको दिखता है 1990 में। और यहां से पहली बार कहा गया था एसटी एससी आयोग की स्थापना की बात। और यहीं से हम लोग देखते हैं पहली बार कि इसको क्या संवैधानिक व्यवस्था किया गया। इसके पहले देखें तो इसको लेकर आयोग बनाने को लेकर कोई व्यवस्था तो थी नहीं, तो पहले इसके लिए एक आयोग बना दिया गया था। तो उसके लिए क्या संविधान में व्यवस्था थी, नहीं थी ना। इसका मतलब संविधान में व्यवस्था नहीं होने के बाद गैर संवैधानिक तौर पर एक बहुसदस्यीय निकाय के तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बनाया था, जिसे 65वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिक रूप प्रदान करने की बात की गई। और बाद में 2003 में कहीं ना कहीं संशोधन करके एससी और एसटी कमीशन को अलग किया गया। तो पहले ये एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय के तौर पर 1978 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, फकीर भाई बाघेला प्रथम उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, अरुण हलदार जो है वो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नोडल एजेंसी कौन है, टॉप एजेंसी कौन है जो इसको नियंत्रित करती है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं, सभी कार्य को एक एक करके पढ़ते हैं और फिर देखेंगे कि कौन से कार्य हैं कौन से नहीं हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 338 के क्लॉज 5 में कर्तव्य और कार्यों का वर्णन है अनुसूचित जाति आयोग के। और कार्यों को देखिए, अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने की सिफारिश करना, बिल्कुल जो भी संवैधानिक संरक्षण दिया है उसको लागू करना ही है ताकि अनुसूचित जातियों का संरक्षण हो सके। राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के अधिकारों एवं विकास के बारे में प्रतिवर्ष रिपोर्ट देना, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष प्रतिवेदन देता है कि नहीं देता, तो क्या विकास हो रहा है, अधिकार कितने मिल रहे हैं, क्या कोई हनन तो नहीं हो रहा है, कोई समस्या तो नहीं है, हर एक चीज के बारे में रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति जी को दी जाती है। अनुसूचित जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का समय समय पर अध्ययन करना। भाई देखिए, अनुसूचित जातियों को पिछड़ा माना गया है, जिनका सालों से शोषण हुआ है, तो ऐसे में उनके विकास के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए जो काम किए जा रहे हैं उनका क्या प्रभाव है, उनकी स्थिति में कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका पता तो अध्ययन करके चलेगा स्थिति का। तो कंपैरिजन करके उनकी स्थिति का अध्ययन किया जाता है और उसकी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को दी जाती है। तो ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसका मतलब उपरोक्त सही है। आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए, तो ये कार्यों की बात हुई जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क्लॉज 5 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाली विधि बनाते समय संघ एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से विचार विमर्श करना अनिवार्य। बिल्कुल सही है ये। देखिए, अगर संघ सरकार या कोई राज्य सरकार ऐसा कोई भी कानून बनाती है और उस कानून का प्रभाव अगर एससी पर पड़ता है किसी भी रूप से, तो ऐसे में उस कानून को बनाते समय केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श करना ही पड़ता है। अब ये परामर्श करने की अनिवार्यता या बाध्यता संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क्लॉज 9 के तहत ये व्यवस्था है कि अगर कोई भी कानून बनाएंगे जो एससी को प्रभावित करेगा, उससे संबंधित है, तो भाई एससी आयोग से परामर्श जरूर करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण और अन्य विधिक संरक्षणों में जांच करेगा। इसके संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी देगा। बिल्कुल, तो ये किस अनुच्छेद के तहत व्यवस्था है संविधान के? तो अनुच्छेद 338 के क्लॉज 10 के तहत यह व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 338 के क्लॉज 1 के तहत अनुसूचित जाति आयोग का गठन होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग में कम से कम कितने सदस्य अनुसूचित जाति के होना अनिवार्य है? 2 सदस्य होना अनिवार्य है, ये याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्य सरकार के द्वारा होती है। मैंने पहले ही कहा है कि मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति आयोग जो है वो अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत स्थापित है और ये सीधे सीधे कहता है कि समस्त शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं। तो प्रतिवेदन भी किसको दिया जाता है? राज्य सरकार को। नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आनंद अहिरवार जी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग किससे मिलकर बना होता है? तो एक अध्यक्ष होता है और 2 अशासकीय सदस्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग बनता है। 39 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, दोनों कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये याद रखिए। उसके आधार पर ये 4 कूट चुनना है। अगर केवल एक सत्य है तो एक सत्य, केवल 2 सत्य तो केवल 2 को लगाएंगे, दोनों सही है तो दोनों को लगा दीजिए, कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं लगा दीजिए। कथन पढ़ते हैं। पहला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मध्य प्रदेश क्षेत्र शामिल है? नहीं, मध्य प्रदेश क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, मतलब पहला गलत हो गया। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 29 जून 1995 को की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में, बिल्कुल सही है। सेकंड सही है, पहला गलत है। केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य, उत्तर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 338 क्लॉज 2 के अंतर्गत वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क्लॉज 2 में क्या दिया गया है? दोनों कथनों को पढ़ना है, फिर इन कूट को चुनना है। पहला कथन पढ़ते हैं, आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति जी ने निर्धारित क्या किया है? पदावधि क्या होगी? 3 वर्ष की होगी। सेवा शर्तों में वेतन किसके समान होगा? भारत सरकार के सचिव के समान होगा। ठीक है। अध्यक्ष का रैंक क्या होगा? अध्यक्ष का रैंक होगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर, उपाध्यक्ष का रैंक होगा केंद्रीय राज्य मंत्री के बराबर, सदस्यों का रैंक होगा भारत सरकार के सचिव के बराबर। आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे, बिल्कुल सही है। ये अनुच्छेद 338 के क्लॉज 2 में दिया गया है। इसका मतलब आपका उत्तर हो जाएगा दोनों सत्य है और दोनों सत्य जो है वो सी में दिया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन को पढ़िए, जो सत्य वो लगा दीजिए। पढ़ते हैं पहला कथन, यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए कार्य करता है। बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से अनुसूचित जातियों के लिए काम करता है प्रतिबद्धता के साथ, उसी प्रकार से आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी काम करेगा। आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण व अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में भी काम करेगा और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। तो बिल्कुल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क्लॉज 10 के तहत, 10 के तहत यह व्यवस्था की गई है। दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को शक्तियां प्राप्त हैं। अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियों के बारे में, अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 338 के क्लॉज 4 में व्यवस्था की गई है। इसमें क्या कहा गया है कि अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न की जांच करेगा। भाई आयोग का काम ही है एससी के लिए काम करना, तो अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न के बारे में जांच करेगा। किसी भी दस्तावेज की खोज और प्राप्ति के आदेश दे सकता है। बिल्कुल किसी भी दस्तावेज की प्राप्ति के आदेश देगा। शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। किसी भी न्यायालय से सार्वजनिक दस्तावेज या प्रतिलिपि की मांग कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। मतलब ये सभी सही है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। कहता है,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार करें। किसके बारे में? देखिए, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करना है। क्या नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं? बिल्कुल सही, नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, सही है। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है? बिल्कुल उसके समान दर्जा होता है। अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए, अध्यक्ष वही बन सकता है जो एससी का सदस्य, वरना नहीं बन सकता, ये भी सही है। इसे प्रसिद्ध राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, बिल्कुल सही। केवल एससी का सदस्य होना जरूरी नहीं है, प्रसिद्ध राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता। मतलब ये सभी के सभी कथन अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में सही है, ये सभी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कर्तव्यों के बारे में बताएं। सबसे पहले तो याद रखिए, अनुच्छेद 338 के क्लॉज 5 में कर्तव्य या कार्यों के बारे में व्यवस्था है। क्या बोलता है? अनुसूचित जाति के अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करेगा। अनुसूचित जातियों के संरक्षण, सामाजिक तथा आर्थिक विकास की निगरानी रखेगा, बिल्कुल रखेगा। अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी योजनाओं के लिए बेहतर क्रियान्वयन करेगा, बिल्कुल करेगा। संघ एवं राज्य सरकार को नीति निर्माण में परामर्श करेगा, बिल्कुल करेगा, अनिवार्य रूप से करेगा। ठीक है, तो ये सभी काम इसके सही हैं, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन निकालना है। राज्य सरकार के नीति निर्माण में परामर्श लेगा, बिल्कुल सही है। संघ सरकार के नीति निर्माण में परामर्श लेगा, बिल्कुल सही है। परामर्श में आर्थिक सामाजिक संरक्षण, कल्याण तथा विकास संबंधी नियोजन शामिल है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जातियों से संबंधित शिकायतों के लिखित तौर पर सीधे शिकायत की जा सकती है, बिल्कुल सही। मतलब सभी के सभी कथन आपके सही प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में वर्णन है, संवैधानिक है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक सांविधिक आयोग, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1995 के अधिनियम के तहत बनाया गया है। यह सांविधिक है मध्य प्रदेश का, राष्ट्रीय संवैधानिक है। दोनों कथन आपके सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की संरचना के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, एक अध्यक्ष होगा, 2 अशासकीय सदस्य होंगे, 1 सचिव होगा। आयोग में कम से कम 2 सदस्य होंगे, अनुसूचित जाति के होंगे। तो बिल्कुल एक अध्यक्ष होता है, 2 अशासकीय सदस्य होते हैं और 1 सचिव होता है, तीनों को मिलाकर बनता है। और यहाँ पर कम से कम 2 सदस्य अनुसूचित जाति के होंगे। दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित कई इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बल दिया और बेहतर तरीके से उनका डिस्कशन किया। लेक्चर नंबर 13 और 14 जो है हमारे यूनिट नंबर 10 के डिस्कशन का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग पर डिटेल डिस्कशन पर है, और ये कहीं ना कहीं वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चित भी है, क्योंकि भारतीय राजनीति में आज अगर हम देखें तो इलेक्शन में वोट बैंक की दृष्टि से इनको टारगेट किया जा रहा है। और एक अन्य आयोग जो और ज्यादा चर्चित है वो है ओबीसी। अगले लेक्चर में हम ओबीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा हाईलाइट है, और मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न आपको 100% ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर, इस लेक्चर में मुझे आशा है कि आपको सभी प्रश्न क्लियर समझ में आए होंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई डाउट होता है तो सीधे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना भी खास ख्याल रखिए और अपनों का भी खास ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।